अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। मईशत के मैदान से ख़ास तौर पर बड़ी खौफनाक खबरें हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ने, वो जो बड़े एक मैजिशियन बन के आए थे और जिनके साथ लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई थी, ख़ास तौर पर कुछ मखसूस सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों ने और कुछ शायद पर्टिकुलर हलकों के लोगों ने भी, कि जनाब पता नहीं वो क्या जीनियस आदमी है और पता नहीं क्या वो मैजिक करेंगे और क्या करेंगे। तो जनाब उन सब की उम्मीदों पे तो फिर गया है पानी। और ना सिर्फ ये कि पानी फिर गया, बल्कि उनकी तो होश भी ठिकाने आ गए हैं कि जो डार साहब ने किया इस इकॉनमी के साथ, डॉलर को मसनूई तरीके से उन्होंने कंट्रोल करने की जो कोशिश की, उसका इम्पैक्ट क्या आया है कि अब एक दिन में डॉलर 24 रुपये से ज़्यादा उसकी प्राइस जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है वो बढ़ गया है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि इसके पीछे क्या रीजंस थी, और अब अगर ये किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगी आज के वीलॉग में। और साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब ने एक दफ़ा फिर से पीटीआई को एक झटका दिया है और उन्होंने कुछ मुतनाज़ बात की फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। क्या उन्होंने कहा और फिर उन्हें क्या जवाब मिला, उसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने हल्का अहबाब, दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बताएं इस चैनल के बारे में और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि मईशत के ऊपर पहले बात हो जाए। जब इसहाक डार साहब आए थे तभी बहुत से जो सहाफ़ी हजरात हैं बड़े बगले में जा रहे थे कि जैसे पता नहीं वो आए हैं तो क्या एकदम से कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान की मईशत एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने तो अभी ये ट्वीट्स में देख रही थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के, कि जिस तरह से वो इन ट्वीट्स में जिक्र कर रहे थे कि जनाब डॉलर आया तो घबरा गया, डार आया तो डॉलर घबरा गया, और जी जो स्टॉक मार्केट है उसने बड़ा वेलकम किया है, और ये हो गया वो हो गया, 7 रुपये की एकदम कमी हो गई। तो बड़े बड़े जनाब बुलंदो बांग दावे और बड़े बगले बजा रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या मईशत के लिए ठंडी हवा के झोंके आ गए और अब पता नहीं खुशखबरियों का मौसम शुरू हो गया है। तो फजूल किस्म की इस तरह की इनकी लॉजिक्स, और जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई रिसर्च नहीं है। ख़बर यह है कि जनाब जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने पहले भी यही तबाही लगाई थी मुल्क में कि जब उन्होंने कंट्रोल रखने की कोशिश की, डॉलर को मसनूई तरीके से उसको एक नेचुरल फ़्लो नहीं दिया, और उसकी वजह से ये हुआ था कि उस वक्त भी जब एकदम पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी यही बेचारे परेशान हो रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। उसकी वजह यही थी कि एकदम से जब आप डॉलर को छोड़ते हैं फिर एकदम कर्जा जो है वो आपका बैरूनी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो आपकी रुपए की कदर है वो कम हो जाती है, रुपया सस्ता हो जाता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो यही कुछ अब हुआ है कि इतनी देर से उन्होंने जो रोक के रखा था उसको मसनूई तरीके से, और जो आईएमएफ से भी इन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे वो भी पूरे नहीं किए। अल्टीमेटली हुआ ये कि आईएमएफ भी नाराज़ हो गया, और डॉलर का जो रेट था वो आउट होने से हुआ ये कि आपकी सारी एलसीज बंद पड़ी थी, आपकी रेमिटेंसेस गिर गई, लोग बाहर से पैसा नहीं भेज रहे थे क्योंकि आप डॉलर यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल रेट था वो कुछ और था, हुंडी हवालों में कुछ और रेट था, तो लोग फिर क्यों भेजेंगे आपको ऑफिशियल तरीके से। तो ये इनकी एक बदतरीन पॉलिसियों के नतीजे में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया था कि जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट का फ़र्क था डॉलर का, यानी अगर मैं कहीं बाहर किसी से ख़रीदने जाऊँ तो वो मुझे 262 रुपये में मिल रहा है, और अगर मैं बेचने जा रही हूँ इंटरबैंक में जाके यानी ऑफिशियल रेट के ऊपर, तो वो मुझे कह रहे हैं जी आप 225 पे लें या 230 पे लें। तो ये सूरत हाल थी, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था कि उसकी वजह से ट्रेड ही आपकी बिल्कुल बंद हो गई थी। और अब अल्टीमेटली आईएमएफ से चूंकि पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप इस किस्म के ओछे हथकंडे आईएमएफ के साथ करके उसके साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे तो आपकी हेरा फेरी और 2 नंबरी चल जाती है। यहाँ पर तो आप पटर पटर बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने आपको पैसे देने हैं, तो वो आपकी बातों में इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनते। तो उन्होंने जब ठेंगा दिखाया कि चलो शाबाश, चुपको अपना जुल्ली बिस्तरा, कोई चक्कर नहीं पैसों का, तो फिर होश ठिकाने आ गए कि मुल्क तो दिवालिया हो रहा है, दोस्त मुल्क पैसे नहीं दे रहे, अब आईएमएफ के घुटनों को पकड़ें, क्या करें। तो फिर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बंदे के पुत्र बन के सीधे हो गए। अब एकदम से बढ़ी ना प्राइस, 25 रुपये बढ़ाए हैं अब इन्होंने, मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है डॉलर का रेट, आपके कर्ज़ों का जो हजम है वो एकदम 25% बढ़ गया है, और इसी तरीके से जो आपकी ये अब बाकी भी चीज़ें हैं, महंगाई, उसका असर तो होगा ज़ाहिर है। जब एक चीज़ पहले किसी रेट पे है बाद में किसी रेट पे है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब हर चीज़ पे महंगाई का असर आएगा। तो ये सूरत हाल है। तो अब ये इन्हें करना पड़ेगा। अब इन्हें ये वो बात है ना कि जो अब इस तरह नहीं आपने सीधे तरीके से किया तो अब बाजू मोड़ के करना पड़ेगा।
लेकिन अब उसके बाद अल्टीमेटली हुआ ये है कि अब IMF ने हामी भर ली। अब 10 दिन के लिए उनका जो एक जायज़ा इजलास के लिए वफ्द है वो यहाँ पर आएगा, तो फिर उसके बाद कुछ उन्हें पैसे वैसे भी देंगे कि भाई हाँ भाई अब ये बात मानने पे तैयार हो गए हैं, इनको होश आ गई है कि जी हमारा बात मानने बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जो 2 नंबरियाँ करते फिर रहे थे वो अब इनकी चलने वाली नहीं है। तो अब जनाब वो होगा कि IMF से आपको पैसे तो मिल जाएंगे, फिर अल्टीमेटली थोड़े बहुत दोस्त ममालिक भी कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली फिर वही बात है, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी मीशत का। ये वक्ती तौर पर एक इंजेक्शन है, आपको लग गया है, थोड़े 2-1 महीने आपके और निकल जाएंगे, उसके बाद फिर आप इसी सूरत हाल में खड़े होंगे, क्योंकि आप बेसिक जो प्रॉब्लम है ना उसको ख़त्म नहीं कर रहे। वो आपने बड़ी मशहूर एक स्टोरी है सुनी होगी कि वो जो कुत्ता गिर गया था कुएं में, तो बाल्टियाँ आप निकालते जाएं, जब तक कुत्ते को नहीं निकालेंगे तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। यही सूरत हाल है कि असल प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई इस हुकूमत को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी बंद होके बैठ गया है। और यही वजह है कि आपका जब तक मईशत का पहिया नहीं चलेगा, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी माशी एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, तो पैसा नहीं बनेगा। फिर आप मांग के 2 महीने और गुजार लें, फिर मांग के 2 महीने और गुजार लें, हर 2 महीने बाद आप उसी पोजीशन पर होंगे जहां आज खड़े, क्योंकि जब तक आप खुद पैसे जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और ये तब होगा कि जब लोगों को ट्रस्ट होगा इस हुकूमत पर कि ये अवाम की वोटों से आई हुई हुकूमत है, 5 साल के लिए आई है, इसकी ये पॉलिसीज़ है, हमने इसके ऊपर यूँ चलना है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सारी ये मुश्किल फ़ैसले करके, जिसको ये अपनी तरफ से मुश्किल फ़ैसले कहते हैं, और बड़ा ये ढोंग रचाते हैं कि जनाब हमने सियासत को तबाह कर लिया, मईशत को बचा लिया, तो कोई एक चीज़, ये एक फ़िगर कोट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ इन्होंने बचाई है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि चलें जी हमने कीमत तो अदा कर दी लेकिन ये हमने बचा लिया। भाई क्या बचाया आपने? रुपया बचाया? क्या बचाया आपने? कोई आपने कर्जा दे दिया वापस मुल्क का? क्या कर लिया आपने? कोई महंगाई कम कर दी? आम जिंदगी कोई किसी की बेहतर हो गई? कौन सी चीज़ में आपको लगता है कि आपने बचा लिया? आपने तो सत्यानाश फेर दिया। और ऊपर से आपके अब ये जो पहले बड़े बगले बजा रहे थे आपके आने के ऊपर, जिनकी धमालें ख़त्म नहीं हो रही, आप मुंह छुपा के बैठे, एक ट्वीट नहीं इनसे हो रहा कि डॉलर के रेट के ऊपर एक ट्वीट कर दें, वरना सुबह शाम उठते बैठते इनके ट्वीट आ रहे होते थे, 25 पैसे और बढ़ गया, 1 रुपया और बढ़ गया, पैसे पैसे के ऊपर ये ट्वीट कर रहे होते थे। अब मुंह छुपा के बैठे हुए हैं कि जैसे पता नहीं सांप सूंघ गया इनको, या पता नहीं खुद भी डॉलर के साथ कहीं चले गए हैं ये लोग। ये सूरत हाल है। ये सब लोग बीच में शामिल हैं जो जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। और ये अब इन्होंने ये तमाशा करना ही है, क्योंकि अब इनका मसला ये है कि ये सारा कुछ गंद घोल के अब अवाम में तो जाने से रहे, इलेक्शन तो लड़ने से रहे, तो अब इन्होंने करना ये है कि जी ये क्योस बना के जी इमरजेंसी लग गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो हमें इंतखाबात ना करवाने पड़े। और ये इंतखाबात रुकवाने के लिए और कौन कौन से हथकंडे आजमाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, मईशत का रोना रोएंगे और क्या क्या करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी आगे अगले किसी व्लॉग में कि इनकी प्लानिंग अब असल में क्या है, किस तरह ये लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को, और इनकी पूरी सहूलतकारी भी उसमें की जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मेरा फोकस जो है वो थोड़ा सा और है। परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की उस पर भी मुझे बात करनी है। अच्छा जी, सूरत हाल ये कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तो तोड़ बैठे हैं खान साहब के कहने पे, लेकिन दुख उनका अभी तक कम नहीं हो रहा है असम्बलियाँ टूट जाने का और अपनी वजारत जाने का। तो अब गुस्सा उनको आ रहा है जी फवाद चौधरी साहब पे, और उनका ये मानना है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अगर पहले गिरफ़्तार हो जाते तो फिर शायद हमारी हुकूमत बच जाती और फिर ये सूरत हाल ना होती जो अब दरपेश है। क्योंकि बकौल उनके कि उन्होंने तो इमरान खान साहब को बता दिया था कि भाई ये कुछ होना है, लेकिन वो अपनी दोस्तों साथियों की बातों में आ गए और अल्टीमेटली अब वो भुगत रहे हैं। तो ये उन्होंने जनाब इस किस्म की गुफ्तगू की, और फवाद चौधरी साहब के जो एक गैर कानूनी सा अरेस्ट है उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने कुछ तबर्रा किया, ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि PTI की तरफ से इसके ऊपर रद्दअमल भी आया, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रद्दअमल देते हुए ये बात कही कि जनाब पहली बात तो ये है कि क्या आप ही हमें ये बताने वाले थे, हमें किसी को नहीं इतनी अकल समझ थी कि हमारे साथ क्या होगा अगर हमारी हुकूमत यहाँ पे ख़त्म होगी तो उन्होंने कहा कि हमें भी पता था कि हमारे पर ये मुश्किल वक्त आएगा। अमाद अज़हर साहब आज बड़ा अच्छा बोले, वैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग अपने साथी जो है ये सारे, हम इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, हम उनके साथ ये नहीं कि मशवरे देके भाग रहे हैं, हम पूरा फेस कर रहे हैं, और हमें भी पता था कि ये सब होगा। लेकिन बात ये कि क्या हमने मुल्क को इसी तरह जोड़ तोड़ के साथ चलाते रहना है, या हमने कभी सिस्टम को बदलने की भी कोशिश करनी है। हमें भी पता था यूँ करके जोड़ तोड़ करके हम भी बैठे रहेंगे, चलो भाई ठीक है, लेकिन उस वक्त तक क्या सिस्टम सही हो जाएगा इस तरह की बार बार की सियासत से? क्या यही हम लोग गेम्स आपस में कर करके यही कुछ करते रहें, या कभी उसको जड़ से चीज़ों को ख़त्म भी करना है?
तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर रिस्पॉन्स दिया कि ये मुनासिब बात नहीं थी उनकी तरफ से जो उन्होंने की। इसी तरह फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और वकील भी, उन्होंने भी ये बात की कि उन्हें कुछ मुनासिब रद्दमल नहीं लगा और उन्होंने कहा कि फिर भी हम दुआगो हैं कि परवेज़ इलाही साहब या उनकी फैमिली में से कोई इस किस्म की जो ब्रूटल किस्म का एक्ट है उससे ना उन्हें गुजरना पड़े। तो ये उन्होंने उसके ऊपर रद्दमल दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक नामुनासिब सी बात थी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कहना। और जब आपने एक इतना अच्छा जेस्चर दिया था कि वादा निभाया, वफ़ा निभाई, सब्जियाँ तोड़ दी, तो फिर ज़रा हक सच के साथ खड़े भी होना सीखे ना। फिर ये नहीं है कि 2-4 मुश्किलें आए तो फिर आप परेशान हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर आपने वफ़ा निभानी है तो पूरी करनी है। हाँ, आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, आपने वो दे दी। जब अल्टीमेटली एक फ़ैसला हो गया तो फिर उसको ओन करना चाहिए, एक दूसरे पर डालना नहीं चाहिए कि जी उसके कहने पे हुआ तो उसके कहने पे हुआ। लेकिन बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है और उसके ऊपर ये रद्दमल आया। परवेज़ इलाही साहब ने 2 चीज़ें और जो हैं वो की हैं, बड़ी अहम फ़ैसले। एक तो ये जनाब जो इनकी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब को सदारत से हटा दिया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की। और उसमें अब इनका प्लान ये कि जो पार्टी है वो अपने ज़ाहिर कंट्रोल में हो। उसके ऊपर जो दूसरा ग्रुप है जिसमें सालिक हुसैन साहब हैं, हुसैन इलाही साहब तो खैर इनके साथ ही हैं, सालिक हुसैन साहब हैं, तो वो थोड़ा सा इस पर उन्होंने रद्दमल दिया कि जी आप ऐसा कर नहीं सकते थे और ये एक अजीब सी इन्होंने हरकत की है। लेकिन अब ये ज़ाहिर है इनके कुछ फैमिली इशूज़ भी हैं तो थोड़ा सा मोहतात ही रद्दमल देते हैं क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता कल को फिर साथ हो जाते हैं। और जो तीसरी एक बात है इसमें फ़ैसला हुआ है इस इजलास में कि जो पीटीआई की तरफ से इन्हें शमूलियत की दावत दी गई थी कि जनाब आप हमारे अंदर ज़म कर लें अपनी पार्टी को, तो फ़िलहाल उसका इन्होंने फ़ैसला नहीं किया और इन्होंने कहा कि जी हम अपनी अलहदा जो शनाख्त है, अलहदा जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखें और इसी तरह सियासत करें। इसमें इन्होंने, अब ये आप इसको अच्छा कहें या बुरा कहें लेकिन सियासी फ़ैसला है और मेरे ख़्याल से उसकी वजह ये है बुनियादी कि ये समझते हैं कि अगर हम ओपन रहेंगे तो हमारे पास खुद फ़ैसला करने की ताकत रहेगी। यानी कल कलां को फिर जैसे अब इनकी एकदम किस तरह वैल्यू बढ़ी हुई थी 10 सीटों के बावजूद, कभी पीडीएम इन्हें मना रही है, कभी पीटीआई इनके नखरे उठा रही है, तो फिर ये जो मज़े हैं सारे ये फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप पीटीआई में जम हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि आप फिर खान की लीडर के नीचे खान की लीडरशिप के नीचे आ गए। तो उस सूरत में आप फिर उस लेवल का फ़ायदा नहीं उठा सकते जिस लेवल की बारगेनिंग आप एक अलहदा छोटी जमात होने के तौर पर कर सकते हैं। तो ये एक उनकी अपनी चॉइस है भाई, कोई किसी को आप कह नहीं सकते कि भाई आपको यही फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि अगली जो फ़िलहाल अगले पाकिस्तान में जो इलेक्शन की सियासत है वो तो यही नज़र आ रही है, या तो आप खान के साथ हैं या खान के साथ नहीं हैं। तो उस सूरत में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप छोटी जमात होंगे तो आप दोबारा कोई हुकूमत में बारगेन करने की पोजीशन होंगे, अभी जो मुझे नज़र आ रहा है तो रिज़ल्ट क्लियर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं जो यानी खान साहब अगर अभी फौरी इलेक्शन होते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो उन्हें किसी छोटी जमात की यूँ भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी मेरा नहीं ख्याल है कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो सूरत में जो छोटी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग पोजीशन में हों। लेकिन अगर आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है वो तो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में वैसे ये एक ट्रेंड तो रहा है कि जो छोटी जमातें हैं, भले वो एमक्यूएम हो, जो यूआईएफ हो या पीएमएलक्यू हो, एएनपी हो, इस किस्म की जो जमातें हैं ये हमेशा जो बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में होती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इक़्तिदार में शेयरिंग करती हैं। तो ये अब मेरा ख़्याल है उसी को फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अब वो ये भी देख रहे हैं कि खान साहब की बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत चल रही है जिस तरह से, तो ये सारी ज़िंदगी उस तरह की सियासत, इनका तर्ज सियासत ही नहीं रहा, तो इनके लिए वो भी कैरी करना खासा मुश्किल है, वो बड़ा बोझ है इनके ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये उसको उठा सकते हैं, शायद इसलिए भी ये चाहते हैं कि ये अपने तौर पर एक महफूज सियासत करते रहें। बाकी खान साहब के साथ चूँकि अभी पॉलिटिकल एसोसिएशन में उन्हें फ़ायदा है तो वो ये कहते रहेंगे कि हम इत्तेहादी हैं, मिल के सीट एडजस्टमेंट के साथ कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि बिल्कुल जम हो जाएंगे तो फिर तो सारी पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी, वो मेरा ख्याल है ये अपनाने के लिए तैयार नहीं है अभी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।